हर घर की कहानियाँ टीवी। नीतू की नई नई शादी हुई थी और वो अपने परिवार में ढलने की कोशिश कर रही थी। परिवार में काफी लोग थे और नीतू के मायके में बस 2 लोग थे। इसीलिए नीतू को अपने घर में एडजस्ट होने में काफी परेशानी भी हो रही थी। एक दिन नीतू सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाना खाने बैठ ही रही थी कि तभी नीतू की जेठानी उर्मिला वहाँ आती है और नीतू से कहती है, अरे नीतू, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं और तुम सबके लिए जल्दी से सूजी का हलवा बना लाओ ना। माँ जी को तो सूजी का हलवा बहुत पसंद भी है। दीदी, अभी तो मैं खाना खाने बैठी हूँ, खाना भी नहीं खाया है अभी तक मैंने, और अभी से आप कह रही हैं कि मैं हलवा बना दूँ। अरे इतना तो आप भी बना सकती है ना। अरे अगर मैं कर सकती तो जरूर करती, लेकिन बाहर सब यही कह रहे हैं कि उन्हें तुम्हारे हाथ का ही हलवा खाना है। अगर उन्हें मेरे हाथ का हलवा खाना होता ना तो मैं यहाँ तुम्हें बोलने नहीं आती। चलो अब जल्दी से हलवा बना लाओ। मैं पहले खाना खा लूं, फिर बाद में हलवा बना दूंगी। अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है और मुझे बहुत भूख लगी है। नीतू, मैं समझ रही हूँ कि तुम्हें भूख लग रही है, लेकिन बाहर सब वेट कर रहे हैं। बस थोड़ी देर की तो बात है, तुम जल्दी से हलवा बना दो, फिर खाना आराम से खा लेना, ठीक है? सब बाहर अभी भी इंतजार ही कर रहे हैं। अब तुम हलवा बनाना शुरू कर दो। सबको लग रहा होगा तुमने हलवा बनाना शुरू कर दिया। नीतू बेचारी अपना खाना छोड़कर हलवा बनाने लग जाती है। नीतू को अपना ससुराल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता था, काफी काम भी करना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नीतू की कमर में दर्द होने लगता है, तो वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और खुद से कहती है, हाय मेरी कमर, इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे ही है ये लोग। अरे एक दिन में कोई कैसे इतना खाना खा सकता है? यहाँ तो मेरा बना बना कर इतना बुरा हाल हो गया है और इन लोगों को खाने से ही फुर्सत नहीं है। सच में ही पता नहीं कैसे लोग हैं, जब देखो ये कर दो वो कर दो, ये खाना है वो खाना है, इतनी फरमाइश है। ये तो पागल है ही और मुझे भी पागल करके मानेंगे। नीतू काफी परेशान हो जाती है, लेकिन अब भी ऐसे ही सब चल रहा था। कई दिनों बाद नीतू अपनी सास रेखा से कहती है, माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए। अरे बहू, अच्छा हुआ कि तू खुद ही यहाँ आ गई। मैं तेरे पास आने ही वाली थी बात करने के लिए। वो क्या है ना बहू, छत पर कपड़े सूखने के लिए रखे हैं, जा उठा ला। और हाँ, छत पर अचार भी रखा है, वो भी लेती आई हो नीचे। माँ जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। बहू, बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन अभी तू जा, पहले काम कर दे। वैसे भी आजकल मौसम बहुत खराब हो रहा है, कोई भरोसा नहीं है। कुछ देर पहले इतना अच्छा था और अब ऐसा लग रहा है कि बरसात होने वाली है। मौसम खराब हो उससे पहले जा और जाकर कपड़े और अचार उतार ला। काम काम काम, हर वक्त काम। हर किसी को मेरी शक्ल देखकर काम ही याद आता है। अरे जब तक मैं यहाँ नहीं आई थी तब तक क्या घर में कोई काम नहीं होता था? तब भी तो काम होता होगा ना, लेकिन नहीं, पता नहीं, मुझे देखकर जैसे सबको काम ही याद आने लगता है। नीतू ना चाहते हुए भी काम करने लग जाती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन नीतू के हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। ऐसे ही हमेशा चलता रहता है। एक दिन नीतू अपने पति मोहित से बात करते हुए कहती है, मोहित, अब बहुत हो गया। अरे नीतू, क्या हुआ तुम्हें? क्या बहुत हो गया? मोहित, मैं इस घर में एडजस्ट करने की सच में बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही मुझसे एडजस्टमेंट। अरे तुम्हें पता है ना, यहाँ मुझे कितना काम करना पड़ता है। कभी मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जब से मेरी शादी हुई है और यहाँ आई हूँ, तब से मैं बस काम ही काम किए जा रही हूँ, लेकिन अब मुझसे और नहीं हो पाएगा। अरे नीतू, तुम भी ना, अरे तुम इतना क्यों सोच रही हो? परिवार ऐसा ही तो होता है, हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। परिवार में काम मिल बांट कर करते हैं, पता ही नहीं चलता काम कब खत्म भी हो गया। अगर परिवार में काम बांट कर करती ना तो मैं आपसे शिकायत नहीं लगा रही होती। सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते हैं और घर में किसी को तरस भी नहीं आता है मुझ पर। घर में सबसे घुलने मिलने की कोशिश करो, तुम्हें भी परिवार अच्छा लगने लगेगा। अच्छा, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मोहित सो जाता है और नीतू के गुस्से का पारा ऐसे ही और बढ़ जाता है।
कुछ दिनों बाद नीतू पसीने से लथपथ रसोई से बाहर आती है। तभी नीतू के ससुर मोहन नीतू को एक थैला देते हुए कहते हैं, नीतू बहू, ये थैला जरा शर्मा जी के घर दे आ। ठीक है पापा जी, आप इसे यहीं रख दीजिए, मैं शाम में दे आऊंगी। अभी बाहर बहुत धूप हो रही है ना। बहू, बाहर धूप तो हो रही है, लेकिन शर्मा जी का फोन आया था। उन्होंने ये कागज मंगवाए हैं। मेरे घुटनों में दर्द है, वरना मैं खुद ही दे आता। ठीक है, मैं दे आती हूँ। नीतू गुस्से में खुद से बड़बड़ाती हुई घर से निकल जाती है। नीतू जा ही रही होती है कि तभी सामने से एक गाड़ी आती है, जिससे नीतू का एक्सीडेंट हो जाता है। नीतू को काफी चोट आती है। आसपास के लोग नीतू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पट्टी करवाने के बाद नीतू घर आती है और उर्मिला और रेखा दोनों ही नीतू की आरती उतारने लगती हैं। अरे मेरी देवरानी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं किसकी नजर लग गई है इन्हें। बहू, तू बस खुद का ही ध्यान रखेगी अब से। तुझे कुछ भी चाहिए होगा तो तू मुझे बताएगी। आज से सारा काम उर्मिला बहू कर लेगी। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे वाकई में दीदी से काम करवाएंगे। थोड़ी सी ठीक क्या होने लगूंगी, झाड़ू और बेलन हाथ में थमा देंगे ये। अरे चलो, मैं तुम्हें कमरे में छोड़ आती हूँ। नीतू को अब भी अपने ससुराल वालों से कोई लगाव नहीं होता। धीरे धीरे दिन निकलते हैं और दिन से महीने भी निकल जाते हैं। नीतू अब ठीक भी हो रही थी, लेकिन अब भी कोई उसे कुछ काम करने नहीं दे रहा था और ये सब नीतू के दिल को बदल भी रहा था। ऐसे ही एक दिन जब नीतू रसोई में पानी लेने जाती है तो उसे रेखा देख लेती है और तुरंत रेखा चिल्लाती हुई कहती है, उर्मिला बहू कहाँ है, जल्दी यहाँ आ। रेखा के चिल्लाने की आवाज सुनकर सब आ जाते हैं तो मोहन कहता है, क्या हुआ रेखा, तुम इतना चिल्ला क्यों रही थी? मैंने कहा था ना कि नीतू बहू का पूरा ध्यान रखना है, फिर नीतू को खुद यहाँ पानी लेने आने की क्या जरूरत पड़ी। बहू, मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। अरे मुझे बताया क्यों नहीं, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर रही थी, मुझे लगा इसीलिए तुम बाहर आई हो। नीतू, अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, फिर बिना बताए क्यों आ गई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और गलत तो पहले थी जब इतने अच्छे परिवार के बारे में गलत सोच रही थी। मुझे माफ कर दो, पहले मुझे इस परिवार की कदर नहीं थी, लेकिन अब लग रहा है परिवार हो तो ऐसा। नीतू को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी गलती बताकर सबसे माफी भी मांगती है।